नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ बेहद नाटकीय पन्नों को पलटेंगे। बिल्कुल। यूरोप के दो बड़े वित्तीय तूफान जो लगभग एक ही समय पर आए, फ्रांस का मिसिसिपी बबल और ब्रिटेन का साउथ सी बबल। और दोनों ही 1720 में मतलब अपने चरम पर पहुंचकर एकदम से ढह गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है ना, आज भी इनके सबक बहुत मायने रखते हैं। सही बात है। इन घटनाओं ने आधुनिक फाइनेंस की दुनिया पर आप कह सकते हैं एक गहरी छाप छोड़ी है। हमारी आज की बातचीत का आधार है यूरोप्स ट्विन स्पेक्युलेटिव मेनियाज, साउथ सी एंड मिसिसिपी बबल्स दस्तावेज के कुछ हिस्से। और हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये इतने बड़े वित्तीय बुलबुलें, ये बबल्स आखिर बने कैसे और सबसे जरूरी फूटे क्यों। हाँ, मतलब इनके ढहने के कारण क्या थे और आज हम इनसे क्या सीख सकते हैं 300 साल बाद भी। और एक मजेदार बात, ये करोड़पति शब्द भी वो इसी दौरान चलन में आया था। इससे अंदाजा लगता है कि किस पैमाने पर पैसा बन रहा था और फिर डूब भी रहा था। तो चलिए पहले फ्रांस चलते हैं। मिसिसिपी बबल, इसकी शुरुआत कैसे हुई, माहौल क्या था? देखिए, स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध के बाद फ्रांस की हालत मतलब बहुत खस्ता थी। देश पर भारी कर्ज था। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, शायद ब्रिटेन भी। हाँ, बिल्कुल। युद्ध के बाद दोनों ही देश कर्ज, मुद्रा का अवमूल्यन, जनता के गिरते भरोसे, इन सब चीजों से जूझ रहे थे। उन्हें किसी कह सकते हैं चमत्कारी योजना की तलाश थी। और यही एंट्री होती है जॉन लॉ की, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री, थोड़े जुआरी किस्म के भी लगते हैं उनकी कहानी से। हाँ, काफी दिलचस्प शख्सियत थी, गणितज्ञ भी थे और उन्होंने फ्रांस के शासकों को कर्ज से निपटने के लिए एक बहुत ही मतलब उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी प्लान दिया। क्या था उनका आइडिया? लॉ का मूल विचार ये था कि पैसा सिर्फ सोने चांदी से नहीं बनता, कागजी मुद्रा भी चल सकती है अगर वो अर्थव्यवस्था की असली ताकत जैसे जमीन या व्यापार पर आधारित हो। उनका मानना था कि ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में लाने से व्यापार बढ़ेगा। सुनने में तो ठीक लगता है, इसे लागू कैसे किया उन्होंने? उन्होंने एक जटिल सिस्टम बनाया। पहले 1716 में खोला बैंक जनरल, जो बाद में बैंक रॉयल बना। ये बैंक नोट छापता था? जी, बड़े पैमाने पर कागजी नोट छापे। शुरू में तो कहा कि नोटों को चांदी से बदल सकते हैं, पर धीरे धीरे ये बस भरोसे पर टिक गया। और फिर वो कंपनी, मिसिसिपी कंपनी? हाँ, कंपनिया डॉक्सिडन, जिसे हम मिसिसिपी कंपनी कहते हैं, इसको फ्रांस के लुइसियाना उपनिवेश के साथ व्यापार का एकाधिकार मिला। लुइसियाना मतलब अमेरिका वाला? जी, उत्तरी अमेरिका में फ्रांस का विशाल इलाका। पर यह कंपनी सिर्फ व्यापार तक नहीं रुकी, इसने धीरे धीरे फ्रांस का लगभग सारा विदेशी व्यापार, टैक्स वसूली, यहां तक कि सिक्के ढालने का काम भी अपने हाथ में ले लिया। बाप रे, मतलब बैंक और कंपनी मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। एक तरह से हाँ, दोनों इतने जुड़ गए कि उनका नियंत्रण बहुत ज्यादा हो गया। और यहीं से वो उन्माद शुरू हुआ है ना, शेयरों की कीमत। बिल्कुल, मिसिसिपी कंपनी के शेयरों की मांग मतलब रॉकेट की तरह ऊपर गई। मई 1719 में एक शेयर 500 लिवर का था और दिसंबर 1719 तक 10,000 लिवर, सिर्फ 7 महीने में। सोचिए जरा। अविश्वसनीय। पेरिस में क्या माहौल था। पेरिस की एक गली है रू क्विनकम्पोय। रू क्विनकम्पोय, वो तो जैसे खुला स्टॉक एक्सचेंज बन गई थी। दिन रात सट्टेबाजी, हर कोई अमीर बनने के सपने देख रहा था। और लुसियाना के बारे में झूठी खबरें भी फैलाई जा रही थी, सोना चांदी। हाँ, अफवाहें थीं कि वहां सोने चांदी पन्ने की खदानें हैं, जबकि असलियत क्या थी? दलदली जमीन, कुछ संघर्ष करती बस्तियां। लेकिन लोग मान रहे थे। बिल्कुल। और लॉ ने एक और काम किया जिसे आग में घी पड़ा, किश्तों में शेयर खरीदने की सुविधा। अच्छा, यानी कम पैसे लगाकर भी लोग इसमें कूद सकते थे। हाँ, जिसे आज हम लिवरेज कहते हैं। इससे आम आदमी भी आसानी से पैसा लगा पा रहा था। जोखिम कई गुना बढ़ गया था, पर उस वक्त किसी को परवाह नहीं थी। तो फिर ये बुलबुला फूटा क्यों? क्या वजह थी इसके ढहने की? देखिए, कई कारण थे। पहला और शायद सबसे बड़ा, बैंक ने खुद कंपनी के शेयर खरीदने और कीमतें ऊंची रखने के लिए जरूरत से ज्यादा नोट छाप दिए। अच्छा, मतलब खुद ही मांग बढ़ा रहे थे। हाँ, कृत्रिम मांग। इससे मुद्रा की कीमत भी गिरने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ा। और फिर कुछ बड़े खिलाड़ियों ने पैसा निकालना चाहा। बिल्कुल। जनवरी 1720 में प्रिंस डी कॉन्टी जैसे कुछ लोगों ने भारी मात्रा में अपने नोट्स सोने चांदी में बदलने की कोशिश की, और बैंक के पास उतना सोना था ही नहीं। तो पोल खुल गई, नकदी की कमी सामने आ गई। हाँ, भरोसे में पहली बड़ी दरार पड़ी। और फिर लॉ ने खुद ही कुछ ऐसा किया जिससे सब बिगड़ गया। मई 1720 में जी, लॉ तब तक फ्रांस के वित्त मंत्री बन चुके थे,
उन्होंने शायद स्थिति संभालने के लिए अचानक शेयरों और मुद्रा दोनों की कीमत 50% कम करने का ऐलान कर दिया। ओह, इसका तो उल्टा असर हुआ होगा। बिल्कुल, जनता में भगदड़ मच गई। जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म। लोग बैंकों पर टूट पड़े, नोटों को किसी भी कीमत पर सोने चांदी में बदलना चाहते थे। दंगे हुए, लोग मारे भी गए। हाँ, ऐसी खबरें हैं। बैंकों के बाहर भीड़ में कुचलकर लोग मारे गए। ये पूरा सिस्टम भरोसे पर था और भरोसा टूटते ही सब ढह गया। और जॉन लॉ का क्या हुआ? दिसंबर 1720 तक उन्हें भेस बदलकर फ्रांस से भागना पड़ा, अपनी जान बचाकर। नतीजा क्या निकला फ्रांस के लिए? नतीजा, फ्रांस में कागजी मुद्रा का नाम ही बदनाम हो गया। दशकों तक लोग इससे डरे रहे। देश वापस सोने चांदी के सिक्कों पर लौट गया। और समाज पर क्या असर पड़ा? आर्थिक बर्बादी तो हुई ही होगी। जबरदस्त बर्बादी। अमीर गरीब सब प्रभावित हुए और इसने फ्रांस के कर्ज संकट को और गहरा कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि इसने उस असंतोष को भी हवा दी जो बाद में फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। तो ये थी फ्रांस की कहानी। अब जरा चैनल पार करके ब्रिटेन चलते हैं। साउथ सी बबल, ये भी लगभग उसी समय हुआ? हाँ बिल्कुल, लगभग साथ साथ ही चल रहा था। साउथ सी कंपनी 1711 में बनी थी। इसे भी कुछ एकाधिकार मिला था। जी, दक्षिण अमेरिका के साथ व्यापार का। इसमें स्पेन के साथ हुआ एसेंतो समझौता भी शामिल था, जो गुलामों के व्यापार से जुड़ा था। पर असल में कंपनी का व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा था। तो फिर ये बबल कैसे बना? कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्ज पर मिलने वाले ब्याज से आता था। 1720 में कंपनी ने सरकार को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर था? उन्होंने कहा कि वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, अपने ऊपर ले लेंगे। बदले में जिन लोगों ने सरकार को कर्ज दिया था, वो अपने सरकारी बॉन्ड्स को कंपनी के शेयरों से बदल सकते थे। अच्छा, मतलब सरकार का सिरदर्द कंपनी ने ले लिया। कागज पर तो यही लगा। सरकार बॉन्ड होल्डर्स को ब्याज देने की बजाय अब कंपनी को ब्याज देती। लेकिन इसमें कंपनी का क्या फायदा था? यहीं से गड़बड़ शुरू हुई होगी। बिल्कुल, असली खेल यही था। कंपनी के डायरेक्टर्स जानते थे कि उनके शेयर की कीमत जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कम शेयर उन्हें कर्ज चुकाने के लिए जारी करना पड़ेगा। मतलब अंदर के लोगों का फायदा। हाँ, मौजूदा शेयर होल्डर्स, खासकर डायरेक्टर और अंदरूनी लोग, उनका हिस्सा कम नहीं होता और मुनाफा बढ़ता। इसलिए शेयर की कीमत को आर्टिफिशियली, मतलब बनावटी तरीके से बढ़ाने के लिए हर पैंतरा अपनाया गया। क्या क्या किया उन्होंने? फ्रांस की तरह किश्तों वाली स्कीम। हाँ, वो तो था ही। सिर्फ 10-20% डाउन पेमेंट पर शेयर खरीद लो। जबरदस्त लीवरेज। लोग कम पैसे लगाकर बड़ा दांव खेल रहे थे। और अंदरूनी ट्रेडिंग, डायरेक्टर खुद बेच रहे थे। चरम पर थी। डायरेक्टर और उनके करीबी लोग ऊंची कीमतों पर चुपचाप अपने शेयर निकाल रहे थे और आम जनता को खरीदने के लिए उकसा रहे थे। झूठे मुनाफे को बोनस बताकर बांट रहे थे। रिश्वतखोरी भी हुई राजनीति में। बड़े पैमाने पर मंत्रियों को, सांसदों को, यहां तक कि राजा की प्रेमिकाओं तक को शेयर दिए गए, ताकि सरकारी समर्थन बना रहे, कोई सवाल न उठाए। ये तो कमाल है। और क्या था? एक और गजब की बात, कंपनी खुद लोगों को लोन दे रही थी ताकि वो उसी पैसे से कंपनी के शेयर खरीदें। मतलब खुद ही पैसा देके खुद के शेयर बिकवा रहे थे। ये तो एक दुष्चक्र बन गया। बिल्कुल। और साथ में मीडिया में एक झूठी खबरें, स्पेन के साथ व्यापार कितना बढ़िया चल रहा है वगैरह वगैरह, जबकि असलियत कुछ और थी। तो नतीजा, शेयर की कीमत कहां तक पहुंची? जनवरी 1720 में शेयर 128 पाउंड का था। जून आते आते 1050 पाउंड। 6 महीने में 8 गुना। लंदन में तो पागलपन छा गया होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा माहौल बन गया कि सैकड़ों नई सट्टा कंपनियां खुल गईं, बबल कंपनियां। कुछ मजेदार नाम भी थे शायद। हाँ, जैसे कोई कंपनी शीशे से चांदी बनाने का दावा कर रही थी, कोई इंसानी बालों का व्यापार करने वाली। और एक तो मशहूर थी, एक बहुत फायदेमंद काम करने वाली कंपनी, पर किसी को पता नहीं कि काम क्या है। और लोगों ने उसमें भी पैसा लगाया। हाँ, ये दिखाता है कि माहौल कैसा था, आत्मविश्वास कहें या अंधापन। और फिर साउथ सी कंपनी ने खुद ही एक कानून पास करवाया, बबल एक्ट। जी, जून 1720 में अपनी प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए कि बिना रॉयल चार्टर के कोई और जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन इसका असर उल्टा हो गया। हाँ, इससे उन लोगों में घबराहट फैल गई जिन्होंने दूसरी छोटी कंपनियों में पैसा लगाया था। वो अपने शेयर बेचने लगे और बाजार में गिरावट शुरू हो गई, जो धीरे धीरे साउथ सी तक भी पहुंच गई। तो ये बबल कैसे फूटा? क्या मुख्य कारण रहे इसके ढहने के? कई चीजें एक साथ हुई। एक तो अगस्त 1720 में कंपनी ने शेयर खरीदने के लिए लोन देना बंद कर दिया।
इससे पैसा आना बंद हो गया। मांग का एक बड़ा स्रोत सूख गया। बिल्कुल। दूसरा, जैसा हमने कहा, बबल एक्ट की वजह से दूसरी कंपनियां गिरने लगी तो डर फैल गया, संक्रमण की तरह। और अंदरूनी लोगों की धोखाधड़ी भी सामने आने लगी। हाँ, पता चलने लगा कि डायरेक्टर तो खुद माल बेचकर निकल लिए हैं। इससे भरोसा टूट गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी शायद हाथ खींच लिए। आखिरी झटका वही था। पहले लगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड मदद करेगा, पर फिर वो पीछे हट गया। बस फिर तो बाजार में भगदड़ मच गई, शेयर धड़ाम से नीचे गिरे, सितंबर तक 200 पाउंड से भी नीचे। और फिर जांच हुई होगी, सजा मिली किसी को। हाँ, संसद ने जांच बिठाई। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी सामने आई। कई डायरेक्टर जेल गए, उनकी संपत्ति जब्त हुई, कुछ पैसा वसूला भी गया निवेशकों के लिए। इसमें सर आइजैक न्यूटन का भी नाम आता है ना? हाँ, उन्हें भी नुकसान हुआ। हाँ, बेचारे न्यूटन, महान वैज्ञानिक, उन्होंने भी करीब 20,000 पाउंड गंवाए थे। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। उनका वो कथन मशहूर है। हाँ, कि मैं तारों की गति की गणना कर सकता हूं, पर लोगों के पागलपन की नहीं। ये दिखाता है कि मामला कितना बिगड़ गया था। हजारों जिंदगियां बर्बाद हुई। बहुत से अमीर लोग कंगाल हो गए होंगे। बिल्कुल। और शेयर बाजार से भरोसा उठ गया। काफी समय लगा उसे वापस बनने में। हालांकि ब्रिटेन में रॉबर्ट वॉलपोल इसी संकट से निपटकर पहले प्रधानमंत्री बने। एक तरह से स्थिरता आई। तो हमने ये दो बड़ी घटनाएं देखी फ्रांस और ब्रिटेन में। इनमें समानताएं क्या थीं, खासकर इनके बनने और ढहने के कारणों में? क्यों ये दोनों लगभग एक साथ चरम पर पहुंचे और गिरे? बहुत गहरी समानताएं थी। दोनों का मकसद एक जैसा, सरकारी कर्ज का निपटारा। दोनों में कंपनियों को आकर्षक एकाधिकार मिले। दोनों में शेयरों की कीमतें बनावटी तरीकों से आसमान पर पहुंचाई गईं। और दोनों में आम लोगों ने भी जमकर सट्टा लगाया। हाँ, समाज का हर तबका, अमीर गरीब सब, जल्दी अमीर बनने का लालच। और दोनों का अंत भी एक जैसा हुआ, अचानक नाटकीय पतन। कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। हाँ, कुछ अंतर भी थे। फ्रांस में बैंक, कंपनी, सरकार सब एक हो गए थे। ब्रिटेन में ये अलग थे, पर मिली भगत थी। फ्रांस में कागजी मुद्रा का मूल्य खत्म हो गया, जो ज्यादा विनाशकारी था। ब्रिटेन में मुख्य नुकसान शेयरों में हुआ, मुद्रा बची रही। फ्रांस में ये एक व्यक्ति, जॉन लॉ का विजन था। ब्रिटेन में व्यापारियों और नेताओं का समूह था। लेकिन जो मूल कारण थे दुर्घटना के, वो तो मिलते जुलते लगते हैं। अस्थिर योजनाएं, बनावटी कीमतें, लीवरेज। बिल्कुल। अस्थिर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई कीमतें, जरूरत से ज्यादा लीवरेज यानी उधार का इस्तेमाल, और सरकार की मिलीभगत से पैदा हुआ नैतिक संकट। नैतिक संकट मतलब ये सोचना कि सरकार इतनी बड़ी योजनाओं को डूबने नहीं देगी, इससे लोग और ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं। और इन सब के ऊपर वो मानवीय भावनाएं, लालच, डर, भीड़ का व्यवहार। हाँ, हर्ड बिहेवियर। लोग तर्क से ज्यादा दूसरों की देखा देखी कर रहे थे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब सब पैसा बना रहे हो तो किनारे पे खड़ा रहना मुश्किल होता है। ये आज भी होता है। ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत यहाँ साफ दिखते हैं। हाल की सफलता देखकर भविष्य का अंदाजा लगाना, या ये सोचना कि मुझसे भी ज्यादा कीमत पर खरीदने वाला कोई और मिल ही जाएगा। हाँ, ग्रेटर फूल थ्योरी। और एक और चीज, इस बार ये अलग है वाली सोच। नया युग। हाँ, फ्रांस में लगा कागजी मुद्रा और लुइसियाना से अनंत दौलत आएगी। ब्रिटेन में लगा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर्ज खत्म कर देगी। ये नया युग वाली सोच हर बबल में दिखती है। 1929, 2000, 2008 पैटर्न वही रहते हैं। तो इन घटनाओं के लंबे समय के परिणाम क्या हुए, और सबसे जरूरी सबक क्या है? खासकर इनके ढहने के कारणों से हमें क्या सीखना चाहिए? फ्रांस में, जैसा कहा, कागजी मुद्रा और नए फाइनेंशियल तरीकों से भरोसा उठ गया। शायद इसीलिए वहां आर्थिक प्रगति धीमी हुई। ब्रिटेन में झटका तो लगा, बबल एक्ट भी आया, पर बाजार पूरी तरह बंद नहीं हुए। धीरे धीरे नियम बेहतर हुए, पारदर्शिता आई और लंदन बड़ा फाइनेंशियल सेंटर बना। तो मुख्य सबक क्या है आज के निवेशकों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए? पहला सबक, जब कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो शायद वो सच ना हो। आसान और तेज मुनाफे का वादा अक्सर बड़े जोखिम छुपाता है। दूसरा, लीवरेज का खतरा। उधार का पैसा दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। तीसरा, सरकार और बड़ी कंपनियों की जरूरत से ज्यादा नजदीकी खतरनाक हो सकती है। वो नैतिक संकट पैदा करती है। और चौथा, मानवीय स्वभाव। लालच और डर बाजार पर हावी हो सकते हैं। नियम जरूरी हैं, पर वो अकेले काफी नहीं है। आज भी, चाहे वो क्रिप्टो हो या मीम स्टॉक्स, हमें वही पैटर्न दिखते हैं। रातों रात अमीर बनने की चाह, भीड़ के पीछे चलना। इस बार अलग है का विश्वास। इन संकटों ने ही तो रेगुलेशन की जरूरत को उजागर किया होगा। हाँ, यहीं से आधुनिक फाइनेंशियल रेगुलेशन की नींव पड़ी। पारदर्शिता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक, ये सब धीरे धीरे विकसित हुए। अर्थशास्त्रियों ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। तो संक्षेप में,
1720 के ये संकट हमें बताते हैं कि वित्तीय नवाचार, सरकारी नीतियां और इंसानी लालच का मिश्रण कितना विस्फोटक हो सकता है। इनके दहने के कारण सट्टेबाजी, धोखाधड़ी, लीवरेज, भरोसे का टूटना आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि मानव स्वभाव, लालच, उम्मीद, खुद को धोखा देना, ये सब वित्तीय उन्माद में एक जैसे ही रहते हैं। तरीके बदलते हैं, पैटर्न नहीं। इन पुरानी घटनाओं को समझना हमें भविष्य के संकटों से शायद पूरी तरह ना बचा पाए, पर एक नजरिया जरूर देता है। और हम एक व्यक्ति के तौर पर असली मौके और सट्टेबाजी के उन्माद में फर्क कैसे करें? और क्या आज की नई वित्तीय तकनीकों में हमें 300 साल पुराने इन पैटर्न्स की गूंज सुनाई देती है? ये सवाल जरूर सोचना चाहिए।